वालेकुम। तो आज का मेरा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो ऑलरेडी जो है हम हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम कंसंट्रेशन कर चुके हैं और आज हम करेंगे विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। ऑर्डर का मतलब सेकंड होने का मतलब है ऑलमोस्ट 2 रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे और हमारी प्रोडक्ट बनेगी। और जब टाइम 0 होगा तब इसके ए मोल्स होंगे और दूसरे रिएक्टेंट के बी मोल्स होंगे। और अगर सेम कंसंट्रेशन होती तो इसके भी ए मोल्स ही होते और प्रोडक्ट 0 मोल होगी। और जब टाइम टी होगा, कोई भी स्पेसिफिक टाइम होगा, तो इसके जो मोल्स हैं वो कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? फॉर एग्जांपल -x लगा लें और रिएक्टेंट बी के भी मोल्स जो हैं वो बी में से कुछ मोल्स माइनस हो जाएंगे और वो भी कितने होंगे? -x मोल्स माइनस कर लें, कुछ माइनस हो जाएंगे। जितने माइनस होंगे उतनी ही प्रोडक्ट बनेगी। इसमें से भी x माइनस हुए हैं तो यहाँ भी x प्रोडक्ट बनेगी और इसमें से भी x माइनस हुए हैं तो x ही प्रोडक्ट बनेगी। मतलब जितना रिएक्टेंट यूज़ होता है उतनी ही प्रोडक्ट बनती है, इसके कहने का ये मतलब है। तो अगर इसमें 10 मोल्स हैं तो इसमें से 5 मोल्स माइनस हो गए हैं। तो इसमें भी अगर 10 मोल्स हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन है तो फिर 10 मोल्स नहीं होंगे। डिफरेंट हो तो फिर हम डिफरेंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 मोल्स हैं और इसमें से 4 माइनस हो गए। ठीक है, तो जितने माइनस हुए ना उतनी ही प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे 5 + 4 इधर से माइनस हुए हैं तो ये x जो होगा वो 4 होगा और ये x इस रिएक्टेंट के लिहाज से 5 होगा क्योंकि इसमें से 5 मोल्स माइनस हुए हैं। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर को अज्यूम करते हैं। तो इससे हम अब डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन थी तो हम डेरिवेशन किस तरह से होती है? डेरिवेशन होती है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड हमने करना है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो इलस्ट्रेशन होती है वो होती है dx/dt। रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, वो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। और चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स जो है कंसंट्रेशन है। तो दिस मीन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर चेंज ऑफ टाइम और इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट सिंपल लिख देंगे। तो रेट की जगह हम dx/dt लिख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ dx/dt ही लिखेंगे, रेट नहीं लिखेंगे। तो रेट जो होता है वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी कंसंट्रेशन के? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट की ये वाली कंसंट्रेशन हम नहीं यूज़ करेंगे, ये वाली करेंगे क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम ये वाली कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि ये हम यूज़ ही नहीं कर सकते ये वाली कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रहा, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बन ही नहीं रही, इसलिए हम ए और बी मोल्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो हम उसका रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो वो वाली कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने का मतलब प्रोडक्ट भी बन रही है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है, तो इसलिए हम रिएक्टेंट की ये वाली नहीं बल्कि ये वाली कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट लॉ ये कहता है। तो ये कंसंट्रेशन हमने लिख दी और हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको ख़त्म करके रेट कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करने से पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। कंसंट्रेशन के वेरिएबल्स के नीचे कंसंट्रेशन के वेरिएबल्स ही लिखेंगे और टी के वेरिएबल को हम अलहदा कर देंगे, कंसंट्रेशन के वेरिएबल को अलहदा कर देंगे ताकि हम इनको डेरिवेट कर सकें, अदरवाइज इंटीग्रेट कर सकें। सॉरी, डेरिवेशन तो आगे हमने यहाँ पे इसको इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का साइन होता है ये वाला। तो जब हमने इंटीग्रेट करना हो तो हम वेरिएबल्स को, वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सकती है। तो चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। सॉरी, तो हम इन दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी कंसंट्रेशन ही है, तो हम कंसंट्रेशन के वेरिएबल के नीचे कंसंट्रेशन को ही लिखेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है हमारी इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे dx और ये जो पोर्शन है हम इसके नीचे लिख देंगे a - x
ओवर बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के ऐसे का ऐसा रहेगा, और टी डी टी जो है उसको हमने सेपरेट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो चीज़ इधर डिवाइड होगी दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल के दूसरी साइड पे, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल की इस साइड पे जाके डिवाइड हो गई है। सिंपल। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट का साइन हम इस तरह से लगाएंगे। इसको इंटीग्रेट करना इस पोर्शन को बहुत ईजी है। अगर इस तरह से कोई वैल्यू हो जिसकी पावर 1 है तो इसको डेरिवेशन का जो साइन है, जो डी का साइन है और जो इंटीग्रेशन का साइन है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और पीछे सिर्फ टाइम ही रह जाएगा। ये बहुत सिंपल है। इसका जो सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन का इस वाले पोर्शन का, वो पीछे टाइम रह जाएगा, डी और इंटीग्रेट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। के को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को ना हम डेरिवेट कर सकते हैं ना इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसका हमारा जो आंसर आएगा इस पोर्शन का वो आएगा के टी, सिंपल। ठीक है, तो हम ये आपने आंसर इसका सोल्यूशन जो है याद रखना है। अब हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, तो इस सॉल्व करने के बाद हम इज़ इक्वल टू के टी लिख देंगे। यहाँ पे टी सिर्फ आ गया, डी और इंटीग्रेट ख़त्म हो गया। अब इस पोर्शन को सॉल्व करने से पहले हमें उसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा कि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। हम इसको इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, रूल है। तो हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। हम इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो हम पहले इस वाले इसका जो इस वाला इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम इसका ये वाले पोर्शन को सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी का ये पार्ट है ना, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम इसके अंदर पुट करेंगे। 1 ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इसका जो पार्ट है इसकी जो भी वैल्यू अभी आएगी हम देखते हैं वो किस तरह से आएगी, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अभी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? हम करेंगे कि हम हर पोर्शन का कांस्टेंट लिख देंगे साथ, इज इक्वल टू पहले हम ए कांस्टेंट लिखेंगे ओवर नीचे ए माइनस एक्स इज इक्वल प्लस। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है अलग अलग करना। इस पोर्शन को हमने अलग कर दिया, इस पोर्शन को अलग कर दिया, दरमियान में हमने प्लस लगा दिया और साथ में कांस्टेंट लगा दिए। बी ओवर यहाँ ए माइनस एक्स और यहाँ पे बी माइनस एक्स। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस वाले ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, और वो हम तब कर सकते हैं जब हम इन दोनों पोर्शन को इज इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। ए माइनस एक्स को भी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख के हम वैल्यू फाइंड करें ए की, और फिर बी माइनस एक्स को ज़ीरो लिख के हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम बाद में आएंगे, पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं किसकी, ए और बी की। लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाउ वी विल कैन फाइंड, हम लिखेंगे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले हमने इसको ज़ीरो लिखा, तो x की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे अगर x जो है वो माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके x जो है वो प्लस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, a की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। माइनस a, दोनों साइडों पे माइनस माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी a। ओके, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, दोनों साइडों पे इस वाले पोर्शन को इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना। प्लस के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ना मैं अलग से लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा।
मल्टीप्लाई बोथ साइड विद a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू को, तो हम देखते हैं वो किस तरह से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अभी इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे a माइनस एक्स बी माइनस एक्स ऑलरेडी है और ऊपर भी सेम ये वाली वैल्यू ही मल्टीप्लाई हो गई है। फिर a और यहाँ पे भी लिखेंगे a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, क्योंकि सारी साइडों पे ये ही मल्टीप्लाई हमने करना है। और नीचे ऑलरेडी क्या था, a माइनस एक्स था, यहाँ पे a माइनस एक्स था, प्लस b के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस एक्स b माइनस एक्स, b माइनस एक्स है ये अभी मैं लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। और नीचे भी b माइनस एक्स ही था। अब देखें ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो कट जाएगा, यहाँ से क्या कटेगा, a माइनस एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे b माइनस एक्स और यहाँ पे भी b माइनस एक्स ही था। ठीक है, तो वो दोनों कट जाएंगे और पीछे जो हमारी इक्वेशन रह जाएगी वो होगी 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस एक्स प्लस b, यहाँ पे सिर्फ a माइनस एक्स रह गया था। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से हम a और b की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो a और b की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पहले हम a माइनस एक्स को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस a है और दूसरी साइड पे जाके माइनस a हो जाएगा, दोनों माइनस कट जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू a। अब ये जो x की वैल्यू है इज इक्वल टू a वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ a पुट कर दें। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से वैल्यू निकलेगी। p माइनस एक्स की जगह a, क्योंकि x इज इक्वल टू a लिखा है हमने, प्लस a माइनस a, 1 इज इक्वल टू a b माइनस a b, a माइनस a कट जाएगा, पीछे 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो b मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा हमारा a ओवर b माइनस a। और देखें अब a की वैल्यू आराम से निकल सकती है, तो यहाँ पे अगर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको a माइनस बी लिखना है, b माइनस a नहीं लिखना। तो अगर हमने इसको a माइनस बी लिखना है तो यहाँ पे हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि b माइनस a हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, a माइनस बी हमें चाहिए। तो a की वैल्यू अगर हमने 1 ओवर a माइनस बी लिखनी है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस। तो ये a की वैल्यू आपने याद रखनी है, ये हमने पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, फिर जो वैल्यू पुट b की भी अभी हम निकालते हैं कैसे निकालनी है। तो फिर b की पुट करेंगे, फिर ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, तो फिर हम इसके अंदर पुट करेंगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी a और b की पुट करने के बाद इधर पुट करेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेट निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जब हमने इसको सबसे पहले यहाँ से हमने वैल्यू ली, उसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिया, वो इस तरह से लेते हैं, इस पोर्शन को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और उसके कांस्टेंट लिख लेते हैं। फिर कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालते हैं और वो निकालने का तरीका क्या है कि दोनों साइडों पे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी और इधर भी। फिर कटिंग कर लेनी है, कटिंग करने के बाद जो है हमारी ये वाली इक्वेशन आ जानी है। अब इस इक्वेशन में से a की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमने ये वाला जो पोर्शन है ना इसको उठा के 0 के इक्वल कर दिया। फिर 0 के इक्वल करने के बाद x की वैल्यू आ रही है a, फिर वो a जो है वो इससे x की वैल्यू a का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने a पुट कर देना है। a पुट करने के बाद जो है हमारी एक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब मैं इसको रेज करती हूँ। हमने अब इस वाले पोर्शन की बजाय b माइनस एक्स को इज इक्वल टू 0 लिखना है और वहाँ से b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर साइड पर लिख देती हूँ, माइनस
a माइनस बी। ठीक है, तो ये अभी मैं रेज कर देती हूँ। दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू हम अब निकाल लेते हैं। तो दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है? दूसरे कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो जब हम दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें हम b माइनस एक्स को कर देंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो b माइनस एक्स को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x अगर हम इक्वल के इस साइड पे ले जाएं तो यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी b। तो अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ x की जगह माइनस बी प्लस a माइनस बी। तो b माइनस बी हो जाएगा 0 और 0 जब मल्टीप्लाई होगा a से तो ये भी हो जाएगा 0। 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो b की वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा ये। तो b की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। a की वैल्यू आई थी माइनस ओवर a माइनस बी और ये आई है b की वैल्यू प्लस में 1 ओवर a माइनस बी। तो ये दो वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं और ये वैल्यूज़ हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो हम ऐसे करते हैं, ये सारा रेज कर देते हैं और यहाँ सिर्फ वैल्यूज़ लिख देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का यही काम था कि हम इससे a और b की वैल्यूज़ निकालते और इसका कोई और काम नहीं था। जो भी हमने ये सारी जो हमने कटिंग की है और उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, इन सब का यही काम था कि हम a और b की वैल्यूज़ पुट करें। तो a और b की वैल्यूज़ जो थी हमारी इस सब से आई है। a की वैल्यू माइनस 1 ओवर a माइनस बी और b की वैल्यू आई है हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी। तो ये वैल्यू हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमने अगर ये जो हमारी फ्रैक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको डिवाइड कर देना है। ये हमारी फ्रैक्शन को हमने एक इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है और एक इस पार्ट में डिवाइड किया है। तो दो पार्ट्स में हमने पार्शियल का मतलब डिवाइड करना और फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को। तो इस वाली इक्वेशन में हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। b माइनस एक्स, ये b है। ठीक है, तो यहाँ a की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो a यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह b की वैल्यू भी यहाँ हम पुट कर देंगे। तो मैं वैल्यूज़ पुट करके ही लिख देती हूँ। तो ये वैल्यू थी माइनस, a की वैल्यू थी माइनस और नीचे आ जाएगा a माइनस बी प्लस b की वैल्यू जब पुट करेंगे हम तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम इस वाली जगह में a माइनस बी और साथ में था ये वैल्यू पुट की है और ये इक्वेशन का b माइनस एक्स है नीचे। अब हमने क्या करना है कि अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन और dx हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इस वाली इक्वेशन जो इसी के इक्वल है इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों साइडों पे कर देंगे इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन और साथ में इसका डेरिवेटिव। ये दोनों साइडों पे हमने कर देंगे क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब यहाँ में से हम दोनों इक्वेशन में ये जो a माइनस बी है और इसमें जो a माइनस बी है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते तो हम हर इंटीग्रेशन में उसको बाहर लिख लेंगे। a माइनस बी
dx यहाँ पे भी a माइनस बी तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया। अब हमने इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा लॉग ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स, क्योंकि इसके साथ माइनस ऑलरेडी है तो हम इसके साथ दोबारा माइनस जो है वो नहीं लगाएंगे। लॉग ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर डेरिवेटिव के ऊपर माइनस नहीं है, क्योंकि जो हमारे x के साथ हो वही हम डेरिवेटिव के साथ भी लगाते हैं साइन। अगर x के साथ माइनस है तो इधर हमें लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो हम इसको लगाएंगे। तो हम इसको किस तरह से लगाएंगे, इसको जो हमने दोनों साइडों पे कॉमन लिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। पहले ये भी लिखेंगे हम। इसका आंसर आ गया हमारा लॉग ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स। अगर कोई x नीचे हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो और साइन भी सेम हो तो उसका जो आंसर आता है वो आता है लॉग ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स। हम a को नहीं यहाँ पे देखते, क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है। हम सिर्फ x को देखते हैं जो कि वेरिएबल है, और x का डेरिवेटिव सेम जो है वो बटे के ऊपर भी है, और साइन जो नीचे है वही x के डेरिवेटिव के साथ भी है। तो रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ नेचुरल और a माइनस एक्स, मतलब सारी जो वैल्यू है वो दोबारा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे हमें माइनस एक दफ़ा बाहर लगाएंगे और एक दफ़ा अंदर लगाएंगे। एक दफ़ा बाहर और एक दफ़ा अंदर। -1 लगा लें या फिर वैसे ही रहने दें। तो अब हम इसका लॉग ऑफ नेचुरल b माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक दफ़ा अंदर एक दफ़ा बाहर क्यों लगाया, क्योंकि -1 +1 ही हो जाता है दोबारा। तो अगर यहाँ पे +1 है तो +1 की जगह हम -1 दो दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल है। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे -1 अगर आपने लगाना ही लगाना है तो आपको दो दफ़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली वही ठीक होता है। ये जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ नेचुरल a b माइनस एक्स। इस पूरे का आंसर जो है माइनस समेत इसका आंसर जो है लॉग ऑफ नेचुरल b माइनस एक्स है। अब यहाँ से हम a माइनस बी को दोनों साइडों पे कॉमन ले सकते हैं। एक दफ़ा कॉमन ले लेंगे हम, a माइनस बी लॉग ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स। कॉमन लिया है तो हम ऐसे कर लेंगे इसको, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल b माइनस एक्स। तो इसमें से जो हमारा माइनस वाला है लॉग ऑफ नेचुरल, अगर दो वैल्यूज़ हों तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो बटे के नीचे आ जाती है। तो हम इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ये वाली वैल्यू को एक दफ़ा, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसको इसलिए इसको रेज़ नहीं कर रही। तो इस वैल्यू में लॉग ऑफ नेचुरल, ये भी लॉग ऑफ नेचुरल, ये भी लॉग ऑफ नेचुरल है। तो जो लॉग ऑफ नेचुरल की वैल्यू माइनस में है वो हम बटे के नीचे लिख देंगे, और लॉग ऑफ नेचुरल हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/a माइनस बी, जो कि हमने कॉमन लिया था, लॉग ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स, और बटे के नीचे हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कि माइनस में थी, b माइनस एक्स। तो ये आ गया है हमारा सोल्यूशन इंटीग्रेशन का। किस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन का सोल्यूशन, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम वैसे जो थे इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, और हमने उसको चेंज किया, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। तो सोल्यूशन की दूसरी साइड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि KT के इक्वल है। सोल्यूशन की दूसरी साइड में था K इंटीग्रेट DT, और इंटीग्रेट और DT जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और पीछे सिर्फ T रह जाता है। तो हम इस इक्वेशन को, इस वाले पोर्शन को इसके इक्वल लिखेंगे, और इस इक्वल के इस वाले पोर्शन को KT लिखेंगे, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे। तो हम अब प्रॉपरली पूरा अपनी इक्वेशंस को लिखते हैं। तो ये वाला मैं रेस कर देती हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। ठहरें,
ठीक है, तो अब मैं इसको रेज कर देती हूँ और मैं क्वेश्चन दोनों साइडों पे जो क्वेश्चन है वो अब मैं लिखने लगी हूँ। यहाँ पे था k इंटीग्रेशन dt, तो हमारा ये वाला इसका आंसर आया है 1/a-b log ऑफ नेचुरल a - x b - x, और इसका हमारा है kt प्लस c। तो अब हम c की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट करनी है। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है कि इसी इक्वेशन के अंदर आप बाउंड्री कंडीशन लगा दें t = 0 और x = 0। जहाँ जहाँ पे x है 0 कर दें और जहाँ जहाँ t है उसको भी 0 कर दें। a - 0, इसको मैं ब्रैकेट को अब ख़त्म कर देती हूँ, b - 0 k 0 प्लस c, तो ये k × 0 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास a - 0 a आ जाएगा और b - 0 b आ जाएगा। log ऑफ नेचुरल a/b c, तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उसके बाद c की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ओके, तो अब मैंने c की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करूँगी। log ऑफ नेचुरल a - x, ये b है, b - x = kt, और c की वैल्यू थी हमारे पास a - b log ऑफ नेचुरल a/b। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो अगर इस वैल्यू को, इसी वैल्यू से अगर हमने अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लेनी है तो ये हमारी होगा y = ये हमारा होगा स्लोप, ये होगी x एक्सिस और ये होगा हमारा इंटरसेप्ट। तो इससे हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बनेगी, इंटरसेप्ट हमारा किसके इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू के इक्वल होगा 1/a - b log ऑफ नेचुरल a/b। ये हमारा होगा इंटरसेप्ट और ये हमारी होगी स्लोप k के इक्वल, और t एक्सिस x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमारा होगा 1/a - b log ऑफ नेचुरल a - x/b - x, ये वाली वैल्यू। तो इस इक्वेशन से भी हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ले सकते हैं। अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे ताकि हम एक ऐसा भी ग्राफ बनाएं जिसमें इंटरसेप्ट ना हो और हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो। तो वो हम कैसे करेंगे, हम जो हमारी ये वाली वैल्यू है यहाँ पे अगर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके उसको माइनस कर देंगे। log ऑफ नेचुरल a - x/b - x माइनस ये वैल्यू इक्वल के उस साइड पे ले गए हम। तो इस वैल्यू से दोबारा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/a - b जो है हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है और माइनस के इस साइड पे ये यहाँ पे भी है, दो वैल्यूज़ हैं हमारी। तो ये हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हो जाएगा हमारा log ऑफ नेचुरल a - x/b - x माइनस log ऑफ नेचुरल a/b = kt। अब यहाँ फिर हमारे पास log ऑफ नेचुरल में दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये। जो माइनस वाली है वो हम बटे के नीचे लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन जो है वो किस तरह से मॉडिफाई होगी वो हम देख लेते हैं। बटे के नीचे लिखेंगे तो a नीचे आ जाएगा और b जो है बटे के ऊपर चला जाएगा। तो पहले तो हमने a - x ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम उसका भी कुछ करते हैं। तो दूसरी वैल्यू थी a/b, तो a बटे के नीचे लिखेंगे तो b ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारा kt। तो ये अब हमारी इक्वेशन जो है, ये सेम इक्वेशन जो है ये मैंने इस साइड पे लिखी है। बस मैंने क्या किया था, माइनस था log ऑफ नेचुरल के साथ, तो b जो है a/b था, तो a/b बटे के नीचे जब लिखा
तो ये ए नीचे चला रह जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी एक और इक्वेशन आई है जो कि जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा होगा वाई एक्सिस पे और ये हमारा होगा एक्स एक्सिस और ये हमारी होगी स्लोप। और इसमें हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से बनेगा। ओरिजिन से बनने का मतलब जिसमें इंटरसेप्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस पे हमारा होगा टी और हमारा ग्राफ ओरिजिन से बिल्कुल यहाँ से बनेगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा और स्लोप हमारी होगी के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर विद डिफरेंट कंसिस्टेंट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।